इस वीडियो को स्किप कर दीजिए लेकिन अपने रिस्क पर। डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी कितनी मुश्किल है ये तो आपको पता ही है। तो आपकी इन्हीं मुश्किलों को आसान बनाने के लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 डेडली मिस्टेक्स और उसके सॉल्यूशन। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट इसके बाद आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं लैक ऑफ रूटीन और प्रोक्रास्टिनेशन की। तो जानते हैं इसके मेन कॉज क्या हो सकते हैं। जो इसके मेन कॉज है पॉसिबल वो है आपका लैक ऑफ डिसिप्लिन, आपको इसको मानना पड़ेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपके घर का माहौल है, आपके आसपास का माहौल है, वो पढ़ाई को सपोर्ट ना करता हो। जैसे कि हो सकता है कि फैमिली इस तरह की नहीं है कि पढ़ाई को सपोर्ट करे, घर में काफ़ी शोर शराबा हो हल्ला रहता है, या फिर स्पेस की कमी है। दूसरी बात ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें पढ़ाई को लेकर थोड़ी सी सीरियसनेस कम है, तो आप कहीं ना कहीं रूटीन नहीं बना पा रहे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोनलीनेस, अकेलापन की। कारण हो सकता है कि आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो आपको समझ ना पा रहे हो, आपकी एम्बिशंस को ना समझ पा रहे हो, या फिर जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है ना वो पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, इनका क्या सॉल्यूशन है? सबसे अच्छा सॉल्यूशन है आप एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। वो क्यों, आइए समझते हैं। देखिए, यदि आप एक लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो ना तो एक रूटीन बन जाएगा। सपोज दैट आपको 10 बजे लाइब्रेरी जाना है या 8 बजे जाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अगले रात को पहले सही से सोना पड़ेगा, राइट? फिर सही से सुबह उठना है, आपको लाइब्रेरी जाना है। तो ये जो है ना, इससे आपका एक रूटीन क्रिएट हो जाएगा। दूसरी बात, जब आप लाइब्रेरी जाते हो ना तो वहाँ पर आपको पढ़ाई का एक माहौल मिलता है। आप देखते हो आपके जैसे स्टूडेंट जो हो सकता है सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके आसपास बैठ के पढ़ रहे हैं। इससे आपको खुद से एक अंदर से कंपटीशन की भावना आती है और आप उस कंपटीशन को पार करना चाहते हैं। इसके बाद बात आती है फैमिली एंड फ्रेंड्स की। अब जब उनको ये पता होता है कि भाई साहब गए हैं लाइब्रेरी, जाहिर सी बात है वो उन्हें कम से कम कॉल करेंगे। और यदि कॉल करते भी हैं तो कई बार आप क्या करोगे, बोलोगे भाई अभी लाइब्रेरी में, बाद में बात करता हूँ। तो धीरे धीरे जो फ्रिक्वेंट कॉल हैं, मैसेज हैं, उनका नंबर कम होता जाएगा और आपका डिस्टर्बेंस कम होगा। नाउ इसके बाद बात आती है कि जैसे कि यदि आपके घर में आसपास ऐसे लोग कम थे जो आपको समझते हो, आपका पीयर ग्रुप नहीं है उतना अच्छा, देन जब आप लाइब्रेरी जाते हो तो वहाँ पर आपको एक धीमे धीमे आपका पीयर ग्रुप बन जाएगा। जो हो सकता है कि जैसा आप पढ़ रहे हो वैसे ही वो भी पढ़ रहे हो। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपके पास जो एक अकेलापन था कि सिर्फ आप अकेले पढ़े हुए, आप घर पे अकेले पढ़ रहे हो, वो ना होके एक थोड़ा सा क्रिएटिव माहौल बन जाएगा, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंट डिस्ट्रैक्शन। आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। तो कार्ड क्या है? सबसे बड़ा कार्ड है ना बार बार आने वाले फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशन, और आप उनको बार बार देखते हो। आपने 10 मिनट पढ़ा, नोटिफिकेशन आ गया, कोई आपने देखा, आपका फ्लो ब्रेक होता है। दूसरा सबसे बड़ा जो कार्ड है ना, शॉर्ट्स एंड रील्स देखना। देखिए, जो शॉर्ट्स एंड रील्स होती है ना, इनका टाइम बहुत छोटा है, 30 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड। और आप बार बार जब रील्स देखते हो ना, आपने देखा होगा जब एक रील के बाद जब दूसरी रील आप देखते हो ना, उनमें वैरायटी ऑफ इमोशंस होते हो सकता है कि पहले आपने कोई हैप्पीनेस की देखी, फिर आपने कोई मोटिवेशन की देखी, फिर आपने कोई सैडनेस की देखी। तो क्या हो रहा है कि आपके ब्रेन में एक साथ थोड़े से टाइम में हर तरीके का इमोशन जाग रहा है। इसकी वजह से हर तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, यानी कि जो आपका ब्रेन है वो एक इमोशनल रोलर कोस्टर में फंसा हुआ है। तो अब क्या होगा, अब आप शांति से बैठ के पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि जो आपका ब्रेन है वो अभी अपने नॉर्मल स्टेट में ही नहीं है, राइट? तो फोकस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो बेटर ये है कि रील्स और शॉर्ट्स तो बिल्कुल भी ना देखें। साथ ही एक दिक्कत आती है फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है यदि मैं आधा घंटे से पढ़ रहा हूँ, पता नहीं इस दुनिया में ऐसा क्या ना हो गया हो जो मुझसे मिस हो गया हो, राइट? तो आइए समझते हैं इनका सॉल्यूशन। तो पहली बात लाइब्रेरी ज्वाइन करने की हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। दूसरी बात आती है कि अपने पढ़ने के समय आप अपने नोटिफिकेशंस को बिल्कुल साइलेंट कर दीजिए, ठीक है ना? और जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है उसको तो आप तुरंत ही डिलीट कर दीजिए। कारण उसका ये है कि भले ही आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे इसलिए हो कि मैं किसी स्टडी ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, बट यदि आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आप अपना 99.99% टाइम सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉलिंग में और फालतू की चीज़ों को देखने में जाया कर रहे हो। बेटर ये कि आप उन्हें तुरंत के तुरंत अभी कभी डिलीट कर दीजिए ना। एक काम और आप कर सकते हैं, आपके फ़ोन में आजकल आने लगा सारे फोन में फोकस मोड, राइट? आप अपने पढ़ने के टाइम उसको ऑन कीजिए और वो आपके जो भी डिस्टर्बिंग ऐप्स है ना, आप उसको वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि आप पढ़ते टाइम कम से कम डिस्टर्ब होगे। इसके साथ ही यदि पॉसिबल हो, ठीक है, सबके लिए नहीं, बट यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप YouTube प्रीमियम परचेज कीजिए। क्योंकि जब भी जैसे यदि आप YouTube से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने देखा बीच में आप पढ़ रहे थे, अच्छा खासा कि जोमेटो का ऐड आ गया, कहीं कोई गाने का ऐड आ गया, अब आप पढ़ रहे थे, आपका फ्लो ब्रेक हुआ। फ्लो ब्रेक होने के साथ साथ एक काम और होता है, क्या? मान लीजिए जो आप ऐड आया वो एक ऐसा ऐड है जिससे आप कनेक्ट करते हो, तो आपका जो दिमाग है ना वो किसी और डायरेक्शन में भी चला जा रहा है। यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, एक तो फोकस ब्रेक हो रहा है, फिर दूसरी जगह जा भी रहा है।
फिर आपको उसको वापस लेके आना है, जो कि एक मुश्किल काम है। आपकी काफ़ी मेंटल एनर्जी उसमें खर्च होती है। तो बेटर है यदि आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक अलग अकाउंट बनाइए, ठीक है। उस अकाउंट में सिर्फ वही चैनल सब्सक्राइब कीजिए जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, एक बात। दूसरी बात, यदि हो सके तो यूट्यूब प्रीमियम परचेज कीजिए, जिससे आपका ऐड से आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो। साथ ही कई बार फिर भी ऐसा होगा कि जो वीडियो में सजेशंस हैं वो ऐसे होंगे जो पढ़ाई से रिलेटेड ना होकर आपको कहीं और ले जाना चाहेंगे, और ऐसा हो सकता है कि आपसे रिलेटेड भी हो। तो आप क्या कीजिए, उनको सिर्फ और सिर्फ या तो नॉट इंटरेस्टेड कर दीजिए, या फिर आप कर सकते हो वॉच लेटर। इससे ये होगा कि आप उनमें से 99% वीडियो कभी देखोगे ही नहीं, और जो आपकी उस टाइम वीडियो को सजेशन देख के जो अर्ज आ रही थी कहीं ये छूट ना जाए मुझसे, वो भी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि बाद में देख सकता हूँ। तो ये एक अच्छा तरीका है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फोमो की। तो फोमो क्या है? बेसिकली आपको लगता है कि भाई कोई इंपॉर्टेंट चीज छूट तो ना रही। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे फ़ोन उठाना है, कुछ ऐसा दुनिया में हो तो नहीं गया कि जो मेरे काम का था मुझसे छूट गया, तो आप पहले 2 मिनट ये सोचिए कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादातर होगी कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। तो दिमाग में नोट कीजिए, भैया कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैं देखने जा रहा हूँ ना। तो जैसे आप उस चीज़ को देखिए, उसके बाद आप उसे एवेल्यूट कीजिए, क्या ये उतनी इंपॉर्टेंट थी कि इसको अभी ही देखना जरूरी था, क्या उतनी अर्जेंट थी। तो आप पाओगे कि 99.99% ये सब सारी चीज़ें ना तो इम्पोर्टेंट थी ना ही अर्जेंट थी। धीमे धीमे आपके ब्रेन में मैसेज आएगा कि नहीं, ये जो फोमो है कुछ और नहीं, फालतू की चीज़ है। जैसे जैसे आपके दिमाग में चीज़ सेटल होती चली जाएगी, आपके अंदर का जो फोमो है वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगा, यदि आपके पास ऐसी व्यवस्था है सिर्फ उसके लिए, तो सबसे पहली बात यह है कि यदि आपके पास व्यवस्था है एक डेस्कटॉप की, तो आप अपने ऑनलाइन स्टडी के लिए डेस्कटॉप का यूज कीजिए। कारण यह है कि डेस्कटॉप जनरली आपको टेबल पर ही रखना पड़ेगा। जब आप टेबल पे रखोगे तो आपको पढ़ना भी चेयर और टेबल की मदद से पड़ेगा, तो आपका जो पोस्चर है वो बेटर रहेगा, चाहते या ना चाहते हुए भी। दूसरी बात, यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोशिश कीजिए जो भी डिवाइस है आपका, ठीक है, फॉर एग्जांपल फ़ोन है, आपको पढ़ने का फ़ोन एक अलग हो और कॉलिंग का फ़ोन आप छोटा सिंपल फ़ोन रख सकते हैं यदि पॉसिबल है तो। क्योंकि जैसे होता क्या, देखिए हमारा ब्रेन एसोसिएशन बनाता है बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो जैसे आपका फ़ोन है, ठीक है, आप उसी फ़ोन से पढ़ रहे हो, उसी फ़ोन से आप कॉल कर रहे हो, उसी फ़ोन से मैसेज कर रहे हो, आपका ब्रेन उस पर्टिकुलर फ़ोन को देखकर एक सेट ऑफ वैरायटी ऑफ जो इमोशंस है उसके दिमाग में आते हैं। अब होता क्या, जब आप फ़ोन देखते हो तो सारी चीज़ें एक साथ आती हैं, तो ब्रेन को आपको एक्स्ट्रा फोर्स के साथ बताना पड़ता है कि मुझे अभी पढ़ना है। भाई यदि आपके पास एक सेपरेट फ़ोन सिर्फ पढ़ाई के लिए है, तो ब्रेन को उस फ़ोन को देखते ही पता है कि भैया मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तो ये काफ़ी आपकी मेंटल एनर्जी बचाता है, यदि पॉसिबल हो। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप यूट्यूब प्रीमियम ले सकते हैं, एक सेपरेट अकाउंट रख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपने देखा हो कई बार जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो आप काफ़ी दिन तक, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक बहुत अच्छे से पढ़ते हो। फिर थोड़े समय बाद क्या होता है कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या फिर जो आपकी इंटेंसिटी स्टार्टिंग में आ रही थी वो डिप हो चुकी है। तो इसका क्या पॉसिबल कारण है? तो इसका जो मेन जो कारण है जो मुझे समझ में आते हैं वो ये है कि हमें इसका कोई भी फीडबैक नहीं मिलता, हमें पता नहीं चल पा रहा ना कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्योंकि हमें प्रोग्रेस पता ही नहीं चल पा रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से धीमे धीमे हम लोग मोटिवेशन लूज कर देते हैं। दूसरा कारण है कि कोई पनिशमेंट या रिवॉर्ड ना होना, राइट। जैसे आज हम नहीं पढ़े तो कुछ ऐसा हो कि भाई उसका पनिशमेंट मिले, या फिर आज बहुत अच्छे से पढ़े तो एक रिवॉर्ड मिले, जिससे हमें पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ एक मोटिवेशन मिले, राइट। तो समझते हैं कि हम इन दोनों कारणों को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक हैबिट ट्रैकर की। आप एक हैबिट ट्रैकर डाउनलोड कर लीजिए, आजकल सॉफ्टवेयर इजिली अवेलेबल है। नहीं तो आप अपनी डायरी पे एक बना सकते हो, राइट, जिसमें आप ट्रैक करोगे आज आपने कितने घंटे पढ़ा है। सिंपल सी बात, ठीक है। दूसरी बात आप जो कर सकते हो ना, एक चार्ट बनाइए। चार्ट ऐसे बनाइए कि जैसे उसमें एक टॉपिक्स लिखे हों, ठीक है, और टॉपिक में आप 3-4 कॉलम बना सकते हो। जैसे कि एक थ्योरी का कॉलम है, एक आपके एक्सरसाइज का कॉलम है और एक पीवाईक्यू का कॉलम है। अब आज आपने जो पढ़ा है, सपोज दैट आज आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप वहाँ पे सही का टिक लगा दीजिए। फिर किसी दिन आपने उसका एग्जाम्पल भी पढ़ा है, वहाँ पे टिक लगा दीजिए। फिर किसी दिन आपने पीवाईक्यू, वहाँ पे टिक लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप उसको खोल के देखोगे उस चार्ट को, तो आपको दिखेगा कि अरे वाह, आपने इतना पढ़ रखा है, राइट। तो इससे आपको विजिबिलिटी आएगी, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जो प्रयास कर रहे हो, वो आपको दिखेगा कि मैंने कितना अचीव किया है। इससे आपको एक इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं रिवॉर्ड की। जैसे आपने बहुत अच्छा से पढ़ा, तो अब आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जो आपके लिए बहुत प्रिय हैं। सपोज दैट कि हो सकता है कि आज आपको अपना फेवरेट आइटम खाना है, ठीक है। आपने मम्मी से घर पे बोला कि मुझे पसंद है, आप इसको बना दो, एक चीज़। दूसरी चीज़ हो सकती है कि यदि आप जाना चाहो अपने किसी फेवरेट प्लेस पे, किसी दोस्त के घर, उससे मिलने जाना चाहो, आप वो कर सकते हैं। तीसरा काम आप कर सकते हैं, आप कोई गेम खेलिए। गेम कोई भी हो, बस
या याद रखिए कि वो मोबाइल गेम ना हो, वीडियो गेम ना हो। जनरली क्या है कि वीडियो गेम बहुत एडिक्टिव होते हैं, तो अभी तो आप यूज कर रहे हो एज ए रिवॉर्ड, बट थोड़े टाइम बाद वो एज ए रिवॉर्ड ना हो कि वो मेन काम होने लगते हैं, राइट। तो कोशिश कीजिए कि आप जैसे मान लीजिए क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, चेस है, कुछ भी अलग से खेलिए, बट जो स्क्रीन पे ना खेलें आप, ठीक है ना। इसके बाद एक बहुत अच्छा फ्री का काम है, वो आप ये कर सकते हो कि आप अपने बारे में कुछ अच्छा लिखिए। आप अपने पास एक डायरी रखिए, उसमें अपने लिए बहुत कुछ अच्छा लिखिए। जैसे आपने मान लीजिए आपने आज बहुत मेहनत की, तो लिखिए आज मैंने इतनी मेहनत की है और इस मेहनत से मेरा सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है और मुझे अच्छा फील हो रहा है। खुद की तारीफ कीजिए कि मैंने कैसे आज इतना अच्छे से पढ़ाई करी। इससे क्या होगा, आपको अच्छा फील होगा और इससे आप इस अच्छे फील करने के लिए बार बार फिर से पढ़ाई की तरफ मोटिवेटेड होंगे, राइट ना। दूसरी बात आपको यहाँ पर याद रखनी सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जो रिवॉर्ड है ना, ये आपका रिवॉर्ड डिस्ट्रक्टिव ना हो। जैसे कई बार लोग करते हैं, ठीक है आज मैंने अच्छे से पढ़ाई की तो मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा फेसबुक चलाऊंगा, मैं एक आधा घंटे एक्स्ट्रा रील देखूंगा, बट आपको ये डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स नहीं बनानी है, ठीक है। याद रखना इस बात, क्योंकि जो रिवॉर्ड है धीमे धीमे कन्वर्ट हो जाएगा मेन टास्क में, तो आपको इसको सिर्फ रिवॉर्ड रहने देना, मेन टास्क नहीं बनाना, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं पनिशमेंट की। तो सबसे सिंपल पनिशमेंट है कि आप जब ना पढ़ रहे हो ना, आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा कीजिए कि आप लिखिए कि आज मैंने नहीं पढ़ा है और मेरे ना पढ़ने से मेरा जो एम है IIT या एम्स का, वो मुझे अचीव नहीं हो पाएगा। जैसे आप इतना लिखोगे ना, आपके ब्रेन में तुरंत एक वार्निंग डेंजर सिग्नल जाएगा, जो कि आपको पुश करेगा पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि हम ह्यूमंस डिजाइन ही ऐसे हैं, हमें अपना जो डेंजर है उसे मिनिमाइज करना है, राइट। हम तुरंत सर्वाइवल मोड में आ जाएंगे और तुरंत पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड हो जाएंगे। बस आपको इतना ही लिखना। इससे सिंपल और इफेक्टिव पनिशमेंट मैंने आज दिन तक नहीं देखा। नाउ क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं नोट मेकिंग। और तो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है, टाइम ही नहीं मिल रहा रिवीजन के लिए। स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, टाइम खत्म। अब मैं क्या करूं ऐसा? देखिए, तो रिवीजन के जो टाइम मिलेगा आपको, उसका सीधा सीधा लिंकिंग है आपके नोट मेकिंग से। तो नोट मेकिंग कैसा हो, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोट मेकिंग आपको कुछ ऐसे करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रफ नोट्स। तो जब भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं ना, तब आप रफ नोट्स बनाइए। अब ये रफ नोट्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास एक कॉपी होगी जिसमें आप नोट्स बनाओगे, लेकिन वैसे बनाओगे जैसे आप अपनी रफ कॉपी को यूज करते हो। यानी कि जब आप लेक्चर देख रहे हो तो आपको पूरा का पूरा लेक्चर नहीं लिखना है। क्यों? जब हम लोग लेक्चर देख रहे हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए उस लेक्चर को समझने पे, ना कि नोट डाउन करने पे। क्योंकि नोट डाउन तो ऑलरेडी बुक में है या लेक्चर में जो है आपको PPT PDF मिल ही जाएगा। तो मेन काम क्या है? मेन काम है उस लेक्चर को समझना। अब समझने के लिए थोड़ा बहुत आपको पेन चलाना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप सिर्फ और सिर्फ कथा की तरह सुनोगे तो आपके ब्रेन में वो बात रुकेगी नहीं। तो जब आप उस लेक्चर को सुन रहे हो तो आप क्या कीजिए, आप जो कीवर्ड हैं आप उनको वहाँ पर लिखिए अपनी कॉपी पे, ठीक है। आप लिख सकते हो उनके फॉर्मूला। फिर साथ ही साथ आपको कुछ सोचना होगा। सपोज दैट आपको टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है, अब उस टॉपिक से जुड़ा हुई कोई बात आपने पहले पढ़ी थी या सीखी थी, अपने दिमाग में आपको रिकॉल करनी है, उसको आप कनेक्ट करनी है। तो वहाँ पर आप माइंड मैप की तरह कुछ भी थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही जो ऑनलाइन टीचिंग में जब टीचर कोई क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है आपको, तो साथ साथ आपको वहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। और यदि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक्स आती है आपको, तो वहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना कि मैंने इसको, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझा था और जो कि मेरी मिस्टेक थी, तो सही अप्रोच इसकी ही है। यानी कि आपको अपनी मिस्टेक भी नोट डाउन करनी है और सही तरीका क्या था उसका, वो तो करना ही करना है। इससे क्या होगा कि आप हर चीज़ नहीं लिख रहे हो, आप वो चीज़ लिख रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है उस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए और उसका क्रक्स है ना, ठीक है। इसके बाद ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो हमारा जो मेन काम है किसी भी लेक्चर को देखते समय, वो है उसमें अच्छी से अंडरस्टैंडिंग लेना और साथ साथ वहाँ पर एक्टिवली सोचना, लिंक करना डिफरेंट जो पुराने कॉन्सेप्ट से जो भी हम समझ चुके थे, या फिर कोई डेली लाइफ की एक्टिविटी हो सकती है, कहीं ना कहीं से यानी कि लिंक करना, ताकि आपका जो एब्जॉर्प्शन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। क्योंकि यदि आप ऐसे करोगे ना, तभी आपका एब्जॉर्प्शन होगा। यदि आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो आप सिर्फ कथा की तरह सुनोगे और आप थोड़ी देर बाद आप उसे भूल भी जाओगे। इसके साथ साथ आपको याद करना है कि जो आपकी किताब है ना, आप उसको गंदा बनाइए। गंदे से मेरा मतलब ये नहीं कि आप उसमें कचड़ा भर दीजिए। गंदे से मेरा यहाँ पर मतलब है कि आप अपने जो पेन है ना, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए। कॉपी पे, बुक पे अंडरलाइन कीजिए, स्टार बनाइए, जो भी जहाँ पे लिखने की जरूरत है, स्पेस है, कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिला वहाँ पे आप लिख दीजिए। बहुत से बच्चों को ये रहता है, नहीं मेरी बुक बहुत सुंदर रहनी चाहिए। आप अगर बुक को सुंदर ही रहना था, दुकान पे अच्छी थी, राइट। आप बुक इसलिए लेके आए हो ताकि जो बुक की जो नॉलेज है वो आपके ब्रेन में आए। ब्रेन में तभी आएगी जब आप उस बुक को आराम से पोत डालोगे, एकदम कलरफुल बना दो। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन बुक को नोट मेकिंग में यूज करो। बुक की एक अलग से फोटो कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है कि आपने लिख लिख के एक नई किताब बना ली, राइट। ऐसा मत कीजिए।
ठीक है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। आप बार बार किताब को पढ़ रहे हो, राइट। नाउ यदि आप ऐसा कर लें, ठीक है, आपने पूरी किताब पढ़ ली, कॉन्सेप्ट समझ लिए, रफ नोट्स पे जो भी लिखा था वो लिखा ही था, साथ ही आपने प्रैक्टिस कर ली। इसके बाद यदि आपको जरूरत लगती है, सिर्फ उन चीज़ों के नोट्स बनाइए जो आप भूल जाते हो और साथ ही इंपॉर्टेंट है। यदि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको मत लिखिए। ऐसी है कि इंपॉर्टेंट बट आपको याद रहे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके नोट्स बहुत छोटे होंगे और जब आप रिवाइज करोगे तो आप उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करोगे जो जिनको आप भूल जाते हो और जो इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो लर्निंग है वो काफ़ी बेटर होगी उन बच्चों से जो हर चीज़ का नोट्स बना रहे हैं, हर बात लिख रहे हैं, क्योंकि लिखने में बहुत सारा टाइम जाएगा और ऑलरेडी आप स्कूल जा रहे हो, आप कोचिंग जा रहे हो, बहुत सारा टाइम मुझे पता है कि आपका कंज्यूम हो रहा है, आपके पास टाइम की बहुत कमी है। तो इससे क्या होगा कि आपकी नोट मेकिंग बहुत ही स्क्रिप्ट्स क्लियर और छोटी हो जाएगी और रिवीजन अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। वही तो हमें चाहिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल, लाइव देखें या रिकॉर्डेड देखें? तो इसका जवाब है 2 सवालों में। तो सबसे पहली बात आपको देखना है कि जो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे वीडियोस देख रहे हो वहाँ पे क्या लाइव डाउट सॉल्विंग होती है। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, लाइव डाउट सॉल्विंग। यदि लाइव डाउट सॉल्विंग होती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव लेक्चर ही देखना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। बट यदि आपके बैच का साइज ऐसे 10,000, 20,000, 1 लाख स्टूडेंट उसमें है तो जाहिर सी बात है आप डाउट तो पूछ ही नहीं पाओगे। यदि आप पूछ लोगे तो टीचर बता नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी तब तक 1 लाख कमेंट्स जा चुके हैं, राइट। तो ऐसी कंडीशन में आपको देखना है कि आपके अंदर कितना डिसिप्लिन है। यदि आपके अंदर डिसिप्लिन बहुत अच्छा है तो ये आप आराम से रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, ठीक है। और यदि आपका डिसिप्लिन अच्छा नहीं है तो आपको देखना है लाइव वीडियो। लेकिन आपको लाइव ऐसे देखना है कि जैसे सपोज दैट वीडियो स्टार्ट हुआ 12 बजे तो आपको देखना है 12:30 बजे से। कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है कि लाइव लेक्चर्स में कई बार बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें होती रहती हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है। यदि आप थोड़ा सा पीछे से उस लेक्चर को देख रहे हो तो आप उन चीज़ों को स्किप कर सकते हो, राइट। अच्छा, लाइव इसीलिए देखना है क्योंकि यदि आपने अभी छोड़ दिया बाद में आप देखोगे नहीं, आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। सो बेटर ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आप समझ चुके हो, राइट। इसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड कीजिए कि आपको लाइव देखना है या फिर रिकॉर्डेड देखना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं ना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है स्पीड ऑफ लेक्चर्स। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यदि मैं 2x पे देखता हूँ या 1.5x पे देखता हूँ तो मेरा लेक्चर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, मुझे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या ये असलियत है? असलियत ऐसी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप पहली बार लेक्चर देख रहे होते ना तो आपको उस लेक्चर को सिर्फ देखना नहीं है ना, आपको कुछ समझना है, आपको रिलेट करना है। अगर आपने कोई चीज़ पहले पढ़ रखी है, कोई डेली लाइफ की एक्टिविटी है, उसका एप्लीकेशन है, आपको ये अपने ब्रेन में भी लगातार सोचना है। साथ ही कोई सवाल हो सकता है टीचर करवा रहा हो, वो आपको करना है, क्योंकि यदि आप खुद से नहीं करोगे तो आपको आएगा नहीं। इसमें क्या लगता है, इसमें प्रोसेसिंग लगती है, टाइम लगता है, मेंटल एफर्ट लगता है। जब भी आप लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो ये सारी चीज़ करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। यदि आप हाई स्पीड पे वीडियो देख रहे हो तो कोशिश कीजिए कि यदि आप पहली बार लेक्चर देख रहे हो तो आप नॉर्मल स्पीड पे ही देखिए। हाँ, कोई अननेसेसरी पार्ट है आप उसको स्किप कर दीजिए, दैट इज़ फाइन। बट पूरे लेक्चर को 1.5 या 2x पे मत देखिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करोगे ना तो आप एक्टिवली उस वीडियो में जो भी सिखाया जा रहा है टीचर के द्वारा वो आप प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे और सिर्फ कहानी की तरह, कथा की तरह सुन के निकल जाओगे। तो वीडियो निपटेगा बट आप सीखोगे नहीं उसमें कुछ, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये आती है कि जब आप कई बार बहुत फास्ट करते हो ना, आप देखते हो बार बार आपको रिप्ले करना पड़ रहा है, उससे आपका फ्लो भी टूटता है, राइट। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो आपको कैसे देखना है, उतनी स्पीड पे देखिए जितनी स्पीड पे आप समझ सकते हैं उस वीडियो को, जितनी स्पीड पर आप उसमें जो सवाल दिए जा रहे हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही उस वीडियो में आप एक्टिवली थिंक कर सकते हैं, राइट ना। अब सवाल आता है कि तो क्या 2x कभी ना देखें? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। आप 2x 1.5x पे तब देख सकते हैं जब आप रिवाइज कर रहे हो, आप ऑलरेडी उन कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं और आपको रिवीजन करना है, तब और तब केवल आप यूज कीजिए हायर स्पीड्स, अदरवाइज मत कीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे डेंजरस मिस्टेक, जितनी मिस्टेक आपने देखी ना उसमें सबसे ज़्यादा जो डेंजरस मिस्टेक है वो ये स्किपिंग ऑफ टेस्ट। बच्चे कई बार टेस्ट ही नहीं देते क्योंकि कोई कंपल्सन नहीं होता है। आइए जानते हैं उसके रीज़न क्या हो सकते हैं। रीज़न हो सकते हैं कि कई बार कम नंबर आए, आपके 2 टेस्ट आपने दिए, आपके नंबर कम आए, आपने टेस्ट देना छोड़ दिया। इसके साथ ही कई बार बच्चे रीज़न देते हैं कि मैं ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन पढ़ता हूँ, वहाँ पर अलग टॉपिक चल रहा है तो फिर मुझे डिफिकल्टी हो रही है, ये टॉपिक मुझे आता नहीं, मैं किसका टेस्ट कैसे दूँ, राइट। और कई बार उनकी खुद की तैयारी पूरी नहीं होती जिसकी वजह से वो टेस्ट स्किप करते हैं। तो क्या टेस्ट स्किप करना सही है? आंसर है नो। बट हम कर क्यों रहे हैं? यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अपने टेस्ट को ना एज ए जजमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मेरा जजमेंट है मेरी खुद की परफॉर्मेंस का, और जाहिर सी बात है यदि आपने तैयारी सही नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं करी है तो आपके नंबर कम ही आएंगे। जैसे नंबर आपके कम आते ना तो क्योंकि आप मान के चलते कि मेरा जजमेंट है तो आपको मिलता है एक बैड जजमेंट, राइट। तो जब आपको लगता है कि मेरा जजमेंट बैड है, मेरे लिए गलत है,
इससे क्या बढ़ता है, आपका स्ट्रेस बढ़ता है। अब स्ट्रेस बढ़ रहा है किस वजह से, कि आपका जजमेंट गलत है। अब कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो चाहे कि उसका स्ट्रेस बढ़े, उसके बारे में खुद से गलत सुने, खुद ही, राइट नाउ। तो इसके लिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे स्टार्ट कर देते हैं इस स्ट्रेस को कम करने के लिए टेस्ट को स्किप करना, ठीक नाउ। बट यहीं आप अपनी अप्रोच को बदल दो। आप टेस्ट को एज ए अपॉर्चुनिटी समझो, उन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो कहीं ना कहीं आपने मिसअंडरस्टैंडिंग से समझे हैं। आपको पता नहीं है कि मैं इसको सही से समझा नहीं हूँ, बट आप समझ चुके हो कैसे, गलत तरीके से। या फिर साथ ही एज ए प्रैक्टिस टूल समझ सकते हैं। यानी यदि आपकी अप्रोच इस तरीके की, जो टेस्ट है वो मुझे कुछ सिखाएगा किसी ना किसी तरीके से, एक अपॉर्चुनिटी है, तो आपके मन में टेस्ट के लिए पॉजिटिव अप्रोच होगी। और जब आप सवाल गलत करोगे ना, तो आप दुखी नहीं होगे, आप खुश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे मौका मिला है इस कॉन्सेप्ट को समझने का, और आप वहाँ पर अपने टेस्ट से उस कॉन्सेप्ट का सही सॉल्यूशन, सही कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो। आपकी इससे लर्निंग बढ़ेगी और आपका पॉजिटिव अप्रोच आएगा, जिससे आप कभी भी टेस्ट को स्किप नहीं करोगे, भले ही यदि आपने टॉपिक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। तो भैया ये तो आपकी गलती है, आपको पढ़ना चाहिए था। अच्छा, उन बच्चों की जिनकी ऑफलाइन में अलग कोचिंग चल रही थी, अलग चैप्टर पढ़ रहा था, तो मैं कहूँगा उनसे कि आप तब भी उस टेस्ट को दे दें, ठीक है? आप भले ही सिर्फ़ उस क्वेश्चंस पढ़ के उसको खाली छोड़ दें, बट उसको दे दें। कारण क्या है, यदि आपने सोचा कि मैं इसको बाद में दूँगा, जब मैं इस टॉपिक को पढ़ लूँगा, तो यकीन मानिए कि आप कभी भी बाद में उस टेस्ट को देंगे ही नहीं। क्योंकि आप भूल जाएँगे थोड़े समय बाद कि ऐसा कुछ टॉपिक का कोई टेस्ट भी था, और ये प्रैक्टिकल है, राइट? इस वजह से आपको टेस्ट दे देना चाहिए, भले ही आपने कुछ पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, कुछ भी हो। आपको टेस्ट देना है और टेस्ट से सीखना है। यदि आप इस अप्रोच के साथ टेस्ट देते रहेंगे, तो आप यकीन मानिए आप कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करेंगे और आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। नाउ एक बोनस टिप। इसके बाद कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे कहते हैं कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें? तो मैं इस गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आउट ऑफ दीज़ 2 रीज़न्स एक रीज़न ज़रूर होगा। एक रीज़न हो सकता है कि जो आप पढ़ रहे हैं ना, बहुत ऊपर-ऊपर से पढ़ रहे हैं, सिर्फ़ फ़ॉर्मूला रट लिए, ठीक है? कुछ डेफिनेशन याद कर ली, मतलब ऐसे ऊपर-ऊपर से पढ़ लिया। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो आप पढ़ रहे हो ना, उसका आपको अपने डेली लाइफ़ से कोई कनेक्शन, कोई एप्लीकेशन दिखाई नहीं पड़ रहा है। ना, तो यहाँ पे जो सजेशन मैं देना चाहूँगा कि आप किसी भी टॉपिक को जब भी पढ़ें ना, डेप्थ में जाके पढ़ें। जब आप डेप्थ में जाके पढ़ते हो, तो उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की रियल ब्यूटी निकल के आती है। कैसे? आप उसके एप्लीकेशन समझते हो, राइट? नाउ उसके बीच जो छोटी-छोटी डिफरेंसेस हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, उनका जो कनेक्शंस है वो आपको समझ में आता है। जब आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आती है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने पर जब भी आप नया टॉपिक पढ़ रहे होगे, वो आपको और जल्दी समझ में आएगा। और जल्दी समझ में आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, और ये ऐसा सर्कल बन जाता है जो आपको प्रमोट करता है अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करने के लिए। तो कोशिश कीजिए, जब भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप कॉन्सेप्ट्स को डीपर जाके पढ़िए, और एक बार आप डीपर पढ़ना शुरू कर दिए, तो आप यकीन मानिए आपका जो मोमेंटम है ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। नाउ आई होप इस वीडियो में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो आपकी रियल प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं, उनका सॉल्यूशन देते हैं। तो कमेंट में लिखिए कि आपको इनमें से कौन-सा जो पॉइंट है सबसे अच्छा लगा। साथ ही यदि आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो आप वो भी नोट कर दीजिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।